हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 5 टू 11 यहाँ पर डील करते हैं सिटीजनशिप को। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट और आर्टिकल यहाँ पर डील करते हैं सिटीजनशिप से, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11। तो सिटीजनशिप को यहाँ पर कवर किया गया है अंडर पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11। ये आर्टिकल यहाँ पर फ्रेम किए गए थे डिटरमाइन करने के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर इनको फ्रेम किया गया था डिटरमाइन करने के लिए कि किसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो ठीक है, हमने देख लिया कि पार्ट 2 में हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं 5 टू 11। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है लॉज बनाने के लिए रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आर्टिकल 11 है, ये यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है, रेगुलेट करता है यहाँ पे कि किसको जो है यहाँ पे रेगुलेट करता है एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसी के तहत जो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है कि किसको हमने नागरिकता देनी है और किस किस वजह से जो है किसी की नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल का जो है यूज़ करके जो है यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट ने यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट लाया था 1955। ठीक है, आर्टिकल 11 का यूज़ करके पार्लियामेंट ने लाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके तहत जो है इसमें काफ़ी सारे इसमें अब मल्टीपल टाइम्स इसमें अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कुछ प्रोविजन दे दिए गए थे, आर्टिकल्स दे दिए गए थे। उस समय जो कंडीशन थी वो तो हमेशा तक नहीं रह सकती थी। तो इसमें जो है यहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया था कि टाइम टू टाइम जो है पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे रेगुलेट करे, लॉज बनाए कि किसको यहाँ पे नागरिकता सिटीजनशिप देनी है, या कुछ ऐसी कंडीशन अगर बनानी पड़े कि किसी की जो सिटीजनशिप है नागरिकता को रद्द करना है, तो वो कंडीशन जो है वो आर्टिकल 11 का यूज़ करके जो है पार्लियामेंट यहाँ पे डाल सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्ट लाया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो इसके तहत काफ़ी सारे यहाँ पे जो है अमेंडमेंट भी किए जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिनाइज ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। तो ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप को नहीं देता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा वो, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 यहाँ पे स्टेट करता है कि कोई भी पर्सन है वॉलेंट्री, अगर वो किसी और देश की नागरिकता को एक्वायर करता है तो उसकी इंडिया की जो नागरिकता है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिया यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे सिंगल जो सिटीजनशिप जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हमें इंडिया का नागरिक रहना है और अगर किसी और देश की नागरिकता को हम ले लेते हैं तो हमारी इंडियन जो सिटीजनशिप होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 11 आर्टिकल 9 सॉरी आर्टिकल 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री कैन नॉट रिमेन एन इंडियन सिटीजन, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंडिया क्या फॉलो करता है यहाँ पे, इंडिया फॉलो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का फॉलो करता है, हम इंडिया प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अनलाइक द फेडरल कंट्रीज सच एज यूएसए। यूएसए में क्या होता है, यूएसए फेडरल कंट्री है, यहाँ पे टू सिटीजनशिप जो है यहाँ पे मिलती है नागरिकों को। दो तरह की यहाँ पे नागरिकता मिलती है, एक तो यूएसए की नागरिकता होती है और दूसरी जो स्टेट की, जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो रहते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न नहीं रखा गया है, हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रहती है, वो है इंडिया की। ठीक है, अगर हमारे पास इंडिया की नागरिकता है तो हम पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, हमें स्पेशल से कोई अलग से, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की अलग से आपको जो है वो सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ पर स्पेसिफाई की गई, ये आर्टिकल 9 में स्पेसिफाई की गई। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डिनाई करता है डुअल सिटीजनशिप कि आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते, तो वो आर्टिकल 9 है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 यहाँ पे क्या करता है, डिनाई करता है डुअल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर्टिकल प्रोवाइड्स सिटीजनशिप राइट टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे राइट देता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और वो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, उनको जो है कौन सा आर्टिकल यहाँ पे राइट देता है सिटीजनशिप जो है वो लेने के। तो कौन सा आर्टिकल वो आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 यहाँ पे ग्रांट करता है सिटीजनशिप राइट टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड। इंडियन ओरिजिन के पर्सन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स इंडियन हो, ठीक है, लेकिन वो जो है खुद वो जो है वो अब्रॉड में रह रहे हैं, तो उनको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 8 यहाँ पे ग्रांट करता है सिटीजनशिप राइट टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो वो अब्रॉड में रहते हैं और वो अब्रॉड में ही उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन उनकी जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे इंडियन जो कॉन्सुलर होते हैं या इंडियन जो हमारे एम्बेसी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, तभी वो अंडर आर्टिकल यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप फॉर पर्सन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे डील करता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग उन लोगों को जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं इंडिया में। तो कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 6, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये प्रोविजन अब तो ये नहीं रहा है, ये पार्टीशन के दौरान ही चला था, तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। तो आर्टिकल 6 है यहाँ पे, आर्टिकल 6 क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप राइट टू पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ठीक है ना। तो वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप जो नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में अंडर आर्टिकल 6, ठीक है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी, उसको भी हम देखेंगे। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन लाइक रेजिडेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इसमें भी कुछ कंडीशंस है, उसको हम देखते हैं। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं आर्टिकल 6 को। तो आर्टिकल 6 क्या करता है यहाँ पे, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है उनको यहाँ पे हमने सिटीजनशिप नागरिकता देनी है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे बात की गई, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो काफ़ी मिलियंस जितने लोग थे वो कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया में आए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन उस वक्त वर्स थी। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे डिसाइड करना था कि जो ये माइग्रेंट्स है तो इनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी इंडिया को, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल 6 को स्पेसिफाई किया गया, जो कि यहाँ पे एड्रेस करेगा उन लोगों को जो माइग्रेट होकर आए हैं पाकिस्तान में। उसके लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया में, उनको हम इंडिया की नागरिकता देंगे। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया आर्टिकल 6, जो कि यहाँ पे स्पेशली बनाया गया उन लोगों के लिए जो माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 6। तो क्या प्रोविजंस इसमें रखे गए, तो इसमें सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन अलाउ की गई पर्सन्स को हु केम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। दो कंडीशंस इसमें हो गई, वो लोग जो इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आए उनको यहाँ पे नागरिकता देनी थी। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, उसके लिए कंडीशन थी कि डोमिसाइल इन इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में वो रहने चाहिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इंडिया में वो रहने चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए वो इंडिया के, इधर पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। तो या और उनके जो है या तो पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स जो है वो इंडिया में पैदा होने चाहिए, जैसा कि डिफाइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, उसके तहत, ठीक है। तो ये कंडीशंस उनके लिए रखी गई जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट होकर आ गए पाकिस्तान से। एक तो वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम वो इंडिया में ही, इंडिया के में डोमिसाइल होने चाहिए, इंडिया में ही रह रहे होने चाहिए, और कोई भी पेरेंट्स हो उनके, या तो पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स इंडिया में ही पैदा होने चाहिए, जैसा कि डिफाइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। ये कंडीशंस रखी गई। और इसके बाद और क्या इसमें बताया गया, तो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट के लिए क्या इसमें कहा गया, इफ माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट होकर आए हैं तो ऑटोमेटिकली उनको कंसीडर किया जाएगा सिटीजनशिप इफ डोमिसाइल्ड इन इंडिया। जैसी कंडीशन पहले दी गई है, अगर वो डोमिसाइल है इंडिया में और वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट होकर आ गए तो उनको ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप कंसीडर किया जाएगा, ठीक है।
और दूसरी क्या कंडीशन रखी गई, दूसरी कंडीशन थी, इसमें रिक्वायरमेंट थी, इफ़ माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 48, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट होकर आए हैं, ऐसे भी तो कुछ लोग थे ना जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में एंटर हुए हैं, तो उनको उनको कैसे यहाँ की नागरिकता दी जाए, तो उसके लिए कंडीशन थी मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ विद अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर। तो उनकी जो है वो रजिस्ट्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर स्पेसिफिकली जो प्रिस्क्राइब किया गया था वहाँ पे उनकी एंट्री होनी चाहिए इंडिया में कि ये 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट होकर आए हैं पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 ही क्यों रखा गया? अब ये बात भी होती है कि क्यों 19 जुलाई ही रखा गया, क्योंकि ये डेट इसलिए चूज़ की गई क्योंकि 19 जुलाई 1948 के बाद जो है वो 19 जुलाई 1948 के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये डेट यहाँ पे रखी गई, ठीक है ना। 19 जुलाई 1948 से पहले तो लोग अपनी मर्जी से माइग्रेट होकर इंडिया में आ रहे थे, जिसका दिल कर रहा था वो आ रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि अब कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, माइग्रेशन तो रुक नहीं रही है, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, एंट्री करनी शुरू कर दी लोगों की बॉर्डर के ऊपर कि जो इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होकर आ रहे तो उनको जो है उनकी एंट्री की जाएगी, रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उनको जो है एक परमिट और एक पर्ची टाइप स्लिप टाइप कुछ दी जाएगी कि उन्होंने अपनी एंट्री करवा दी है, ठीक है। तो आफ्टर दिस डे माइग्रेंट्स नीडिड अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, ठीक है। अगर उन्होंने यहाँ पर रीसेटल करना है या रिटर्न होना है तो उसके लिए एक परमिट सिस्टम जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था 19 जुलाई 1948, इसलिए ये डेट स्पेसिफाई की गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 6 क्या करता है, यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्री परमिट माइग्रेंट जो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिटीजनशिप बने, ऑटोमेटिक कौन बने, और जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए और वो इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले यहाँ पे डोमिसाइल थे, या उनके पेरेंट या ग्रांड पेरेंट जो इंडिया में ही रहते थे, ठीक है ना। तो उनको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल गई इंडिया की अंडर आर्टिकल 6, और पोस्ट परमिट माइग्रेंट सिटीजनशिप ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में एंटर हुए और उन्होंने अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई थी या उनके पास परमिट था, तो उनको भी जो है यहाँ पे भारत की सिटीजनशिप नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट गवर्न्स द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कौन सा एक्ट है जो यहाँ पे जो है वो नागरिकता प्रदान करता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 to 11 डील करते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है ना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उनसे डील करते हैं आर्टिकल 5 to 11। और फॉर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन आफ्टर 1950, और 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसके बाद अगर नागरिकता लेनी है और उसको टर्मिनेट करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, उसके बाद जो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लाया 1955 में अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। आर्टिकल 11 का यूज़ करके हमारी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लाया अंडर आर्टिकल 11 1955 में। ये जो एक्ट है इसको कई बार जो है मल्टीपल टाइम इसको अमेंड किया जा चुका है रिफाइन करने के लिए प्रोविजन, इनको अब इन सभी अमेंडमेंट को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया आर्टिकल 5 to 11 डील करते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस वक्त जो है आर्टिकल 5 to 11 डील करते हैं। और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 1950 में, उसके बाद जो है अगर नागरिकता किसी को लेनी है या टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लाया 1955 में अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। और ये जो एक्ट है इसको मल्टीपल टाइम जो है अमेंड किया जा चुका है, किस लिए, ताकि जो जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के, एक्विजिशन के और टर्मिनेशन के, उनको रिफाइन किया जा सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन हर बार नहीं रहती। जो सिचुएशन 1950 में थी वो 1980 में नहीं रह सकती, जो 1980 में थी वो अब 2025 या 26 में नहीं होगी। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो है रूल्स को जो है वो रिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था तो उसमें जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर करने के कुछ मोड दिए गए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोड नहीं है, यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाय मैरिज,
ठीक है, तो जो एक्ट है ये यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहाँ पे स्पेसिफाई करता है 5 मोड्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पे इस एक्ट में। एक है बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो ये 5 मोड दिए गए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्वायर करने के सिटीजनशिप। ठीक है, मैरिज अलोन डज नॉट कन्फर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। अगर कोई फॉरनर यहाँ पर इंडियन के साथ मैरिज कर लेता है तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ की सिटीजनशिप नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी, मे फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, सिटीजनशिप बाय मैरिज इन इंडिया। तो इसके लिए अगर लीगल बेस देखें तो लीगल बेस क्या बनाया गया है, इसको गवर्न किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। ठीक है ना, लीगल बेस के लिए, और स्पेसिफाई इसको कहाँ किया गया, सेक्शन। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सेक्शन ऐड किए हैं, सेक्शन इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर भी ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप सेक्शन याद ना रख सको तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट को याद रखिए 1955। सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, अभी तक तो नहीं बने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें सिटीजनशिप बाय मैरिज इन इंडिया, लीगल बेस इसके लिए रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसको स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 51C में, जो कि अलाउ करता है उन पर्सन्स को जो कि मैरिज करते हैं यहाँ पे इंडियन सिटीजन के साथ। ठीक है, अब और अप्लाई करते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कोई भी फॉरेनर है यहाँ पे, उसकी शादी यहाँ पे हो जाती है इंडियन सिटीजन से, और वो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो मैरिज इटसेल्फ डज नॉट ग्रांट सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, शादी कर ली तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ का सिटीजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू मैरिज करके इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए किसी फॉरेन स्पाउस को पहले कुछ कंडीशन होगी उनको फुलफिल करना पड़ेगा। मैरिज तो एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए, मस्ट बी लीगली मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, लीगली जो है वो मैरिड होना चाहिए इंडियन सिटीजन के साथ। दूसरा, रेजिडेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग, और अगर वो इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो इंडिया में जो है वो कम से कम 7 साल तक रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है 2025 में और वो यहाँ पे जो है वो शादी कर लेता है 2025 में, तो इमीडिएटली वो यहाँ पे जो है वो मैरिज के थ्रू सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर नहीं कर सकता, उसको कम से कम 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद ही जो यहाँ पे इंडिया की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या इंक्लूड किए गए, इसमें इंक्लूड किए गए कॉन्टिन्यूस रेजिडेंस फॉर 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, बिफोर द एप्लीकेशन प्लस रेजिडेंस फॉर 6 ईयर इन द प्रीसीडिंग 8 ईयर्स। तो इसमें क्या कंडीशन रखी है, 7 साल तक वो कम से कम इंडिया में रहना चाहिए, और जब वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो लास्ट 1 ईयर होगा, 12 मंथ्स जो होंगे, उसमें वो कॉन्टिन्यूस इंडिया में रहा होना चाहिए, वो उन 12 मंथ्स में कहीं भी बाहर नहीं गया होना चाहिए। ठीक है ना, कहीं भी बाहर का टूर उसने फॉरेन कंट्री का नहीं लिया होना चाहिए, तो वो जो है वो इंक्लूड कॉन्टिन्यूस रेजिडेंस फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, प्लस रेजिडेंस फॉर 6 ईयर्स इन द प्रीसीडिंग 8 ईयर्स, और 8 सालों में जो है वो 6 ईयर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें वो मतलब इंडिया में रहा होना चाहिए, इसमें वो बीच में फॉरेन के टूर भी लगा सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर फॉरेन कंट्री में अगर उसको जाना है, लास्ट के जो लास्ट के जो 8 ईयर्स है उनमें 6 ईयर्स में वो जो है वो किसी और कंट्री में भी जा सकता है, लेकिन जो लास्ट के जो 12 मंथ्स रहेंगे उसमें वो जो है पूरे 12 मंथ्स में वो कंटिन्यूटी इंडिया में रहा होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, और अदर क्या इसमें रहेंगे, गुड करेक्टर होना चाहिए उसका, एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ गुड करेक्टर, नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, कोई भी इंडिया के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं रहा होना चाहिए, कोई भी इलीगल स्टे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव एंटर्ड एंड स्टेड इन इंडिया लीगली तरीके से वो इंडिया में उसकी एंट्री हुई होनी चाहिए, और वो लीगली ही यहाँ पे थ्रू वीज़ा पासपोर्ट जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके थ्रू वो यहाँ पे रिजाइड कर रहा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ हम देख ली हमने प्रोविज़न थ्रू मैरिज कैसे सिटीजनशिप लेते हैं, लेकिन ये जो है वो मोड जो है हमारा जो एक्ट है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया डायरेक्टली, उसमें जो है डायरेक्ट मोड नहीं है, ये डायरेक्ट 5 मोड्स ही दिए गए हैं टू एक्वायर द सिटीजनशिप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप बाय बर्थ इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड बाय विच अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट। तो यहाँ पे जो है बाय बर्थ यहाँ पे सिटीजनशिप इंडिया में एक्वायर की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे लाया गया जिससे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया सिटीजनशिप को बाय बर्थ, कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे लाया गया। पहले तो पहले क्या दिया गया था सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो इसमें ये रहता था कि कोई भी अगर कोई किसी भी बच्चे का अगर बर्थ इंडिया में होता है, उसके पेरेंट्स अगर इंडिया में है और यहाँ पे जन्म हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन बाद में जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया ताकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए बाय बर्थ सिटीजनशिप को। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1986, ठीक है। तो ओरिजिनली एनी वन बॉर्न इन इंडिया वॉज अ सिटीजन। पहले क्या होता था कि कोई भी इंडिया में पैदा हुआ तो इंडिया का नागरिकता उसको मिल जाती थी, कोई भी, ठीक है ना। तो लेकिन द 1986 अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट दिस, और उसमें क्या कंडीशंस लाएगी, एट लीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो 1986 में अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया 1986 में, और यहाँ पे जो है बाय बर्थ सिटीजनशिप में जो है वो कंडीशन रखती गई कि अगर कोई भी इंडिया में पैदा होता है तो उसका जो है वो वन पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी उसको जो है ऑटोमेटिक जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। लेटर 2023 में 2003 में क्या हुआ, 2003 में फिर से अमेंडमेंट कर दी गई और यहाँ पे जो है एक्सक्लूड कर दिया गया चिल्ड्रन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है ना। तो इलीगल माइग्रेंट पहले क्या क्या रहता था, कोई इलीगल तरीके से अगर इंडिया में आ जाता है और उसका वो कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर होता है, वो यहाँ पर किसी जो है इंडियन से मैरिज कर लेता और उनका यहाँ पे बच्चा हो जाता है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक पेरेंट तो उसका इंडियन ही है, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया की जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन 2003 में इसको भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और यहाँ पे ये चीज़ डाल दी गई कि कोई भी पेरेंट जो है यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक पेरेंट उसका इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चे को जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देखते हैं। ओरिजिनल रूल क्या था 1955 का, ब्रॉड सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसमें क्या था, एनी वन बॉर्न इन इंडिया वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द ओरिजिनल सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है ना। तो ये अप्लाई किसके लिए था, ये अप्लाई टू द बर्थ फ्रॉम 26 जनवरी 1955 अंटिल द रूल वॉज टाइटन लेटर, ठीक है ना। तो कब से इसको अप्लाई किया गया था, 26 जनवरी 1950 से, और जब तक कि यहाँ पे रूल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो फ्रेमर्स क्या चाहते थे, फ्रेमर्स यहाँ पे चाहते थे इजी इंक्लूजन ड्यूरिंग द नेशन बिल्डिंग, क्योंकि उस टाइम जो हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, तो जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे जो है वो ईजिली सब कुछ होता रहे, ठीक है ना। बट बाद में माइग्रेशन और इलीगल एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इसके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उनको थोड़ी सी फील होने लगी और उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट लाए। उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट आया बाय बर्थ, तो इसमें 1986 अमेंडमेंट आया, इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे पेरेंट मस्ट बी इंडियन कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे डाल दी गई बाय बर्थ, ठीक है। और इसके लिए इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव फॉर द बर्थ ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। तो किसके लिए यहाँ पे कंडीशन लागू कर दी गई, जो 1986 में अमेंडमेंट लाया गया, इसके लिए कंडीशन रहेगी, किसके लिए लागू की गई, तो अ चाइल्ड बोर्न इन इंडिया वुड बी अ सिटीजन ओनली इफ एट लीस्ट वन पेरेंट वॉज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। किसके लिए, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे 1 जुलाई और उसके बाद इंडिया में पैदा होता है, वो उसको इंडिया का नागरिक माना जाएगा, तभी माना जाएगा अगर कम से कम उसका एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होगा एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। दिस एंडेड ऑटोमेटिक सिटीजनशिप प्योरली एट द बर्थ, प्योरली जो बर्थ के आधार पर इंडिया में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती थी उसको इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लॉ था, यहाँ पे कंसर्न, यहाँ पे जो है वो, और कंसर्न जो रहता है लार्ज स्केल माइग्रेशन का, पोस्ट पार्टीशन और पोरस जो बॉर्डर्स थे वहाँ से, उसको भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 2003 में अमेंडमेंट लाया गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया चिल्ड्रन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये इसको इफेक्ट कब से इफेक्ट में लाया गया, तो इसको इफेक्ट में लाया गया बर्थ ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, ठीक है ना। तो कब से ये इफेक्ट में लाया गया, 2003 का अमेंडमेंट। कोई भी बच्चा अगर उसका जन्म जो है वो 3 दिसंबर या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, तो उसके लिए ये यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। अ चाइल्ड बोर्न इन इंडिया इज अ सिटीजन ओनली इफ,
कोई भी बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा अगर बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, या वन पेरेंट इज़ एन इंडियन, एक पेरेंट उसका इंडियन सिटीजन है, एंड अदर इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। और एक पेरेंट तो उसका इंडियन सिटीजन है लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इफ़ इधर पेरेंट इज़ एन इलीगल माइग्रेंट द चाइल्ड डज नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, अगर दोनों ही इलीगल माइग्रेंट है, इलीगली इंडिया में रह रहे तो भी बच्चे को जो है यहाँ पे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये अमेंडमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, स्ट्रिक्टर डेफिनेशन यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट की दी गई ताकि जो है यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाए डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज अवेलेबल टू चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज अवेलेबल टू चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ, तो बाय डिसेंट किसको सिटीजनशिप मिलेगी आउटसाइड इंडिया इफ बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, ईदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, ओनली द फादर इज एन इंडियन सिटीजन और ओनली द मदर इज एन इंडियन सिटीजन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो 1992 में जो है यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप में बाय डिसेंट, ठीक है ना, बाय डिसेंट थ्रू इधर पेरेंट। तो पहले क्या रहता था बाय डिसेंट, बाय डिसेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो है वो बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है, ठीक है ना, कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो बाय डिसेंट में क्या रहता है यहाँ पे, बाय डिसेंट में कोई भी बच्चा अगर जो है वो फॉरेन में पैदा होता है, ठीक है ना, फॉरेन में पैदा होता हो तो अगर उसको जो है इंडिया की नागरिकता लेनी है तो कैसी लेनी है उसको, कोई भी अब्रॉड में पैदा हुआ है, बाय डिसेंट का मतलब है कोई भी बच्चा अगर फॉरेन में पैदा हुआ है, अब्रॉड में पैदा हुआ है तो और उसने इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो कैसे लेनी है, तो पहले क्या था 1992 से पहले क्या था कि अगर किसी को अगर फादर इंडियन है और मदर जो है वो फॉरेनर है और बच्चा फॉरेन में ही पैदा हुआ है, तो अगर उसका फादर इंडियन है तो उसको जो है वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप वो ले सकता था बाय डिसेंट, ठीक है। और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ होनी चाहिए थी, रजिस्ट्रेशन एट एन इंडियन कॉन्सुलेट में बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द ईयर ऑफ द बर्थ, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है फॉरेन में पैदा होता है, उसका फादर इंडियन है, ठीक है, मदर फॉरेनर है और वो जो है फॉरेन कंट्री में ही पैदा होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने जो है वो इंडियन एम्बेसी में करवा दी है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो वो बाय डिसेंट इंडिया की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो इसमें भी कुछ जो है वो अमेंडमेंट किए गए बाद में, ठीक है। पहले तो सिर्फ फादर कंडीशन रखा गया था 1992 से पहले, 1992 से पहले सिर्फ फादर कंडीशन रखा गया था कि अगर फादर इंडियन है तो बच्चा जो है बाय डिसेंट जो है वो अगर अब्रॉड में पैदा हुआ है तो इंडिया की वो नागरिकता बाय डिसेंट ले सकता है। लेकिन 1992 में अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट में क्या चेंजेस हुए, तो इसके लिए लीगल बेस वही रखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये किसके लिए अप्लाई किया गया, अप्लाई टू द चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया, उन बच्चों के लिए जो इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, ओनली द फादर सिटीजनशिप मैटर, पहले सिर्फ फादर की सिटीजनशिप मैटर करती थी, ठीक है, उसी को कंसिडर किया जाता था। और जो 1992 में अमेंडमेंट लाए गए, चेंजेस लाए गए, उसमें अलाउ किया गया ईदर पेरेंट टू कन्फर सिटीजनशिप बाय डिसेंट, माता पिता में से अगर कोई एक भी इंडियन है तो भी जो है वो बच्चा इंडियन सिटीजनशिप के लिए अलाउ कर सकता है। पहले सिर्फ फादर यहाँ पे रखता था, फादर को ही कंसिडर किया जाता था अगर इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन अब यहाँ पे माता पिता में से अगर कोई एक भी इंडियन होता है तो भी जो है वो यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। तो इसके लिए क्या डेट्स रखी गई, बिफोर 10 दिसंबर 1992, ठीक है। कोई भी चिल्ड्रन जो बच्चा बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया इज अ सिटीजन ओनली इफ फादर वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बिफोर 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या कंडीशन थी कि कोई भी बच्चा जो अगर इंडिया से पहले कोई भी बच्चा 10 दिसंबर 1992 से पहले इंडिया से बाहर पैदा होता है, आउटसाइड इंडिया पैदा होता है और उसका फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो जो है यहाँ पे इंडिया की नागरिकता वो बाय डिसेंट ले सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हुआ, ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर और उसके बाद क्या कंडीशन आ गई, तो चाइल्ड बोर्न आउटसाइड इंडिया इज अ सिटीजन इफ ईदर पेरेंट वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो है 10 दिसंबर या उसके बाद इंडिया के बाहर पैदा होता है और कोई भी उसके माता पिता में से कोई एक भी इंडियन सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम, तो वो जो है भारत की नागरिकता बाय डिसेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बाय डिसेंट में जो अमेंडमेंट आए। ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या दी गई, फॉर चिल्ड्रन बॉर्न
आफ्टर 3 दिसंबर 2004 मेयर डिसेंट इज़ नॉट। तो इसमें भी एक और चेंजेस आ गया यहाँ पे 2004 में। तो पहले तो ये बाय डिसेंट की कंडीशन क्या थी, 1992 से पहले था कि फादर अगर इंडियन है तो आप बाय डिसेंट इंडिया की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। 1992 के बाद क्या हुआ, 10 दिसंबर 1992 के बाद जो है माता माता या पिता में से कोई भी अगर इंडियन है तो भी आप बाय डिसेंट इंडिया की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट डाल दी गई, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है वो अगर इंडिया में पैदा होता है आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तो उसके लिए सिर्फ डिसेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है। डिसेंट इज नॉट एनफ, पेरेंट मस्ट रजिस्टर द चाइल्ड बर्थ एट द इंडियन कॉन्सुलेट इन द कंट्री ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो माता पिता ने क्या करना है, अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है वो इंडिया के बाहर पैदा होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्सुलेट में होनी चाहिए, ठीक है ना। जब उसका जन्म हुआ था उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना किया जा सके। विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया की नागरिकता एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर ये यहाँ पे रूल बना दिया गया रजिस्ट्रेशन का ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज एप्लीकेबल व्हेन अ फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक मीन है यहाँ पे इंडिया का जो मोड है यहाँ पे इंडिया के नागरिकता एक्वायर करने का। तो इसके लिए क्या था, विच मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज एप्लीकेबल फॉर अ फॉरेन टेरिटरी, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो इसके लिए क्या मोड है नागरिकता को एक्वायर करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब कोई भी टेरिटरी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्पेसिफाई करती है इसके रेजिस्टेंस को कि ये इंडिया के अब वो ये नागरिक बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, गोवा 1961 में इंडिया में इसको मिलाया गया था, पुडुचेरी 1962 में और सिक्किम को जो है 1975 में। तो इसके लिए क्या यहाँ पे दिया गया, सिटीजनशिप बाय, तो इसके लिए क्या क्या मोड है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या मानेंगे उसको कि उसने कैसे यहाँ पे सिटीजनशिप ली है, तो उसकी यहाँ पे नागरिकता रहेगी सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी जब इंडिया का पार्ट बनती है तो उसके जो रेजिडेंट होते हैं उस टेरिटरी में जो रह रहे होते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया के नागरिक बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमने गोवा को एक्वायर कर लिया तो जो गोवा में लोग रह रहे हैं वो और गोवा जो है हमारा इंडिया का पार्ट बन गया तो जो वहाँ के नागरिक है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के नागरिक बन जाते हैं। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसको कहा गया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया, ये क्या यहाँ पे जो है लीगल बेसिस क्या रहे इसके, तो लीगल बेसिस इसको जो है वही सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसका रहा। सेक्शन 7 में जो है इसमें बताया गया है कि सेक्शन जो 7 है उसमें बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि कोई भी अगर टेरिटरी भारत का पार्ट बनती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करती है कि जो वहाँ के सिटीज़न होंगे वो जो है उस टेरिटरी के साथ अपना कनेक्शन होने के साथ साथ वो इंडिया के नागरिक बन जाते हैं, क्योंकि वो उस टेरिटरी से कनेक्टेड है और वो टेरिटरी अब इंडिया का पार्ट बन गई है तो वो जो रेजिडेंट होंगे वो भी इंडिया का पार्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरेनर टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता कौन यहाँ पे एक्वायर करता है इंडिया में, फॉरेनर, ठीक है ना। कोई भी फॉरेनर है और वो यहाँ पे नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रखा गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि वो इतने साल तक इंडिया में रहना चाहिए फॉरेनर, तो वो बाय नेचुरलाइजेशन जो है यहाँ की नागरिकता ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेनर है मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर, ठीक है ना। 12 ईयर और 12 ईयर में भी वही कंडीशन है, लास्ट 12 मंथ कॉन्टिन्यूसली वो रहना चाहिए, प्लस 11 ईयर इन प्रोसीडिंग 14 ईयर प्लस 11 ईयर, ठीक है ना। लास्ट जो 12 मंथ्स होंगे उसने अप्लाई किया है, आज जैसे आज कोई भी अप्लाई करता है फॉरेनर यहाँ पे इंडिया की नागरिकता लेने के लिए, तो आज से लास्ट के जो 12 मंथ्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस जो है वो इंडिया में रहा होना चाहिए, कहीं भी वो फॉरेन नहीं गया होना चाहिए इन 12 महीनों में। और इसके अलावा जो पिछले जो 14 साल होंगे उन 14 सालों में 11 साल तक वो जो है वो यहाँ
पे रहा होना चाहिए, यहाँ का रेजिडेंट रहा होना चाहिए, मतलब इनमें वो कभी मतलब बाहर भी जा सकता है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में समझते हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, तो नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि एक फॉरनर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी विदेशी है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है, और वो यहाँ पे एक्वायर करना चाहता है इंडिया की नागरिकता, ठीक है ना, आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, तो उसको कुछ यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा जैसा कि लॉ में बताया गया है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक उसको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एप्लीकेशन उसको लेनी पड़ेगी और अप्रूव करवाना पड़ेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी? तो एक तो इसके लिए रहेगी, एप्लीकेंट मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 ईयर बिफोर अप्लाइंग, कम से कम 12 सालों तक वो इंडिया में रहा होना चाहिए जब अप्लाई करने से पहले, और 12 ईयर्स पीरियड इज ब्रोकन डाउन, कैसे इसको तोड़ा गया 12 ईयर के पीरियड को? वही लास्ट 12 मंथ्स जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया में रहा होना चाहिए इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशन, और 11 ईयर्स इन द प्रीसीडिंग 14 ईयर्स नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूस, जो पिछले जो 14 साल हैं उनमें से 11 साल नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूस, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस रहा हो, ठीक है ना, बट जो है वो 11 साल यहाँ पे यहाँ का रेजिडेंट रहना चाहिए, कम्युलेटिव जो है यहाँ पे जो है वो अगर टोटल देखें तो 11 साल वो यहाँ पे रहा होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि वो पिछले 14 सालों में जो है वो नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूसली ना हो, बट जो है वो अप्रॉक्सीमेट वो जो है लगभग वो 11 सालों तक वो इंडिया का रेजिडेंट रहना चाहिए पिछले 14 सालों में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समवन अप्लाइज ऑन 1 जनवरी 2026 दे मस्ट शो, ठीक है ना, तो अगर कोई जो है वो अप्लाई कर रहा है 1 जनवरी 2026 को, यहाँ पे फॉरेनर है, यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस रेजिडेंस उसकी देखी जाएगी 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक, 12 महीने की कॉन्टिन्यूस रेजिडेंसी यहाँ पे देखी जाएगी, प्लस रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 11 ईयर्स, ठीक है ना, रेजिडेंस होना चाहिए वो इंडिया का 11 सालों में, बिटवीन कौन से 11 साल हो गए, 11 साल हो गए उसके 2012 से लेकर 2025 तक, ठीक है ना, 11 नहीं 14 ईयर्स, ठीक है ना, 11 ईयर्स कहाँ से काउंट किए जाएंगे, 11 ईयर्स 2012 से लेकर 2025 तक के 11 साल यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है ना, टोटल ये 14 बन रहे हैं ना, 14 ईयर बन रहे हैं 12 टू 2025 और प्लस 2025 टू 2026 जो है 1 ईयर कॉन्टिन्यूस रेजिडेंसी का, ये टोटल 14 ईयर्स हो गए, लेकिन जो 2012 टू 2025 है इनमें से 11 साल वो यहाँ पे जो है वो यहाँ का रेजिडेंस रहना चाहिए, इसमें बीच में अगर वो कभी यहाँ वहाँ भी गया तो वो चल पड़ेगा, अगर वो बाहर चला जाता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो कॉम्युलेटिव जो टोटल रहना चाहिए उसकी रेजिडेंसी इंडिया में वो 11 साल रहनी चाहिए पिछले 14 सालों की अगर काउंट की जाए तो, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अदर कंडीशन क्या रहेगी नेचुरलाइजेशन के लिए, बिसाइड रेजिडेंस एप्लीकेंट जो है वो मस्ट फुलफिल दी अदर कंडीशन, कौन कौन सी आ जाएगी, गुड कैरेक्टर का वो होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड नहीं रहा होना चाहिए, इंडिया के अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी में वो जो है इन्वॉल्व नहीं रहा होना चाहिए, और जो है जितनी भी हमारी 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं 22 जो लैंग्वेजेस दी गई उनमें से किसी एक लैंग्वेज को वो बोलता हो, ठीक है ना, कोई भी एक लैंग्वेज वो बोलता हो जो कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई है, रिनंसिएशन ऑफ प्रीवियस सिटीजनशिप, और वो जो अपने पिछली जिस कंट्री का वो नागरिक था उसकी जो नागरिकता है वो उसको त्याग चुका हो, तभी वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता है, अपनी जो ओरिजिनल नेशनलिटी थी उसको छोड़ चुका हो, इंटेंशन टू रिजाइड इन इंडिया में वो रहना चाहता हो, मस्ट डिक्लेयर अपना इंटरेस्ट वो शो करे यहाँ पे सेटल रहने का परमानेंटली इन इंडिया, और नॉट एनी, और वो जो है किसी भी जो है वो एलियन कंट्री का या एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए, इंडिया जिस भी कंट्री के साथ वॉर में है वहाँ का नागरिक वो नहीं होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर रहता है, चाइना के साथ इंडिया का रहता है, तो वहाँ के नागरिक जो है यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बाय नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्संस कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो कौन से लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो इंडिया की नागरिकता एक्वायर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन और इंडिया में जो है वो 7 सालों से रह रहे हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लेते हैं इसको डिटेल में।
तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव बीन ओरिजिनली रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हो गए? इंडियन ओरिजिन के वही पर्सन उनको माना जाता है जिनके जो खुद तो वो जो है वो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी जो है वो इंडियन जो है वो सिटीजन था, तो उनको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। खुद तो वो इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं और वो लेकिन वो 7 सालों से जो है इंडिया में रह रहे हैं, तो अब उनको थ्रू रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा नागरिकता लेने के लिए, ठीक है। लीगल बेसिस इसके लिए वही सेक्शन 5 जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, और ये अलाउ करता है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है यहाँ पे, जो है यहाँ कैटेगरीज क्या रखी गई है, तो पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का इंडिया में जो है वो 7 सालों से रह रहा होना चाहिए, मस्ट हैव बीन ओरिजिनली रेजिडेंट फॉर इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाई करने से 7 साल पहले वो यहाँ पे रह रहा होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि हैविंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में उसके पेरेंट्स जो है वो पैदा होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड, ठीक है ना, और वो पर्सन जो इंडिया में अब्रॉड में रह रहे हैं कैन अप्लाई इफ रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट, ठीक है ना। वो अगर उन्होंने जो इंडियन जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे, एम्बेसी वहाँ पे अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीज़न के वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडियन सिटीज़न है और उनका जो स्पाउस है वो जो है फॉरेनर है, तो भी उसको 7 साल तक जो इंडिया का रेजिडेंसी होनी चाहिए उसके पास कॉन्टीन्यूस, ये हमने देख लिया है। और माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीज़न है और उनके जो माइनर चिल्ड्रन है एलिजिबल थ्रू रजिस्ट्रेशन विदाउट द 7 year रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो उनके लिए जो यहाँ पे 7 year की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अगर माइनर चिल्ड्रन है इंडियन सिटीज़न के, ठीक है ना। इंडियन सिटीज़न के जो माइनर चिल्ड्रन है तो वो यहाँ पे 7 साल की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा कौन है, पर्सन रजिस्टर्ड एज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और वो लोग जो जिनको कि यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर हुए हैं आफ्टर, ठीक है ना, वो भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। उनके लिए भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं आफ्टर मर्जर ऑफ PIO विद OCI इन 2025। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया विद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियंस के साथ 2005 में, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पे थ्रू रजिस्ट्रेशन एलिजिबल रहते हैं इंडिया की नागरिकता एक्वायर करने के लिए। क्या कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन वही है, मस्ट रिनाउंस प्रीवियस, अपनी जो पुरानी नागरिकता थी उसको वो त्याग चुके हों इंडिया, क्योंकि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है। गुड कैरेक्टर होना चाहिए, उसका इंटेंशन रहनी चाहिए इंडिया में परमानेंटली रहने की, ठीक है ना। और एप्लीकेशन वो कैसे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन करेगा एप्लीकेशन के थ्रू, और जो यहाँ पे उसके बाद ही अप्रूव होगी और रिजेक्ट होगी जो भी कंडीशन रहेगी उसकी। Next question, which amendment to the Citizenship Act introduce a requirement that at least one parent must be an Indian citizen for a child born in India to acquire citizenship, ठीक है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि कौन सा एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, किसी भी किसी भी बच्चे को जो इंडिया में पैदा हुआ है उसको सिटीजनशिप लेनी है और उसका एक पेरेंट जो है वो इंडिया का जो है वो सिटीजन होना चाहिए। तो कौन से एक्ट में ये डाला गया था, तो 1986 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 1986 से पहले तो ऑटोमेटिक मिल जाती थी, कोई भी जो है वो इंडिया में पैदा हुआ तो उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 1986 में जो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया सिटीजनशिप बाय बर्थ, और इसमें कहा गया कि कोई भी चाइल्ड अगर इंडिया में बॉर्न होता है तभी उसको इंडिया की नागरिकता मिलेगी, अगर जो है उसका जो है वो पेरेंट्स जो है वो कोई भी दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है उसका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग ऑटोमेटिक सिटीजनशिप बाय मेयर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट अलाउड सिटीजनशिप बाय डिसेंट। देखो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी कंडीशन रहेगी, एक है सिटीजनशिप बाय बर्थ और एक है बाय डिसेंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, जिसमें यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि कोई भी पेरेंट जो है वो ईदर ऑफ द पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो दो में से एक अगर इंडियन सिटीजनशिप होगा तो बाय बर्थ जो है उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर दूसरा जो आ जाता है ये आ जाता है बाय डिसेंट है। बाय डिसेंट किसके लिए, बाय डिसेंट उनके लिए जो अब्रॉड में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा जो अब्रॉड में पैदा हुआ है और उसके
जो माता पिता में से पहले थी कंडीशन 1992 से पहले थी कंडीशन कि फादर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 1992 के बाद जो है वो फादर या मदर कोई भी अगर इंडियन सिटीजन होता है तो जो है बाय डिसेंट वो यहाँ पे भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे उसी के बाय डिसेंट के रिगार्डिंग ही है। विच अमेंडमेंट अलाउड द सिटीजनशिप बाय डिसेंट इफ ईदर पेरेंट वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ। तो कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था दोनों पेरेंट्स के लिए? तो 1992 से पहले फादर कंडीशन थी, तो ये अमेंडमेंट आ जाता है 1992 का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो 1992 अमेंडमेंट ब्रॉडन सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अर्लियर ओनली फादर सिटीजनशिप काउंटेड, आफ्टर 1992 इधर पेरेंट्स सिटीजनशिप वाज वैलिड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment introduced the concept of overseas citizen of India and tightened the rules against illegal migrants? तो ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पे अमेंडमेंट रूल लाया गया? कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? और यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, बेसिकली इलीगल माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही थी, खासकर बॉर्डर में, ठीक है ना। कोई भी इलीगल तरीके से इंडिया में घुस जाता था और बाद में जो है यहाँ की नागरिकता ले लेते थे। तो इसको जो है टाइटन करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2003, ठीक है ना। तो 2003 में क्या किया गया? अमेंडमेंट यहाँ पे की गई और यहाँ पे जो है वो रोक लगाई गई इलीगल माइग्रेशन के ऊपर, ताकि इलीगल माइग्रेट्स जो है यहाँ पे भारत की नागरिकता एक्वायर ना कर सके। और यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया ओसीआई कैटेगरी को, ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडियन कैटेगरी को, जो कि यहाँ पे क्या करते थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को। अब्रॉड में इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो फॉरेन में रह रहे थे, उनको यहाँ पे कुछ राइट दिए गए, और जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए कुछ यहाँ पे जो है सख्त रूल बनाए गए 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था। इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें किया गया था। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें जो है 2003 से पहले अगर देखें तो जो है यहाँ पे जो एक्ट था ये फॉलो करता था 1955 का जो भी एक्ट था, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया था? उसमें जो है वो ब्रॉड एक्विजिशन रखा गया था सिटीजनशिप के लिए बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे सबकी जो हो वो सिटीजनशिप ले रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन यहाँ पे एक मुद्दा बन गया इंडियन बॉर्डर्स के में, खासकर इंडियन बॉर्डर्स में, जिस यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट रूल जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बनाने की यहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट लगी, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया 2003 में? यहाँ पे कुछ मेजर जो है वो अमेंडमेंट किए गए, और ये इंडिया की सिटीजनशिप जो लॉ था उसमें काफ़ी ज़्यादा है जिसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्या किया गया यहाँ पे? इसमें जो है बार ऑन इलीगल माइग्रेशन, रोक लगाएगी इलीगल माइग्रेशन के ऊपर। कैसे अमेंड किया गया है यहाँ पे? एक्सप्लिसाइटली बार्ड इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से कोई यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे ना इंडिया की नागरिकता ले सके। तो इसमें क्या किया गया? इलीगल माइग्रेंट को जो है क्या करना पड़ेगा? क्या कौन है इलीगल माइग्रेंट? किसको बताया गया यहाँ पे? अ फॉरनर हु एंटर्ड इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट। कोई भी फॉरनर अगर इंडिया में विदाउट वैलिड पासपोर्ट के इंडिया में एंटर होता है, पासपोर्ट या वीज़ा उसके पास नहीं होता है, और यहाँ पे और या कोई भी यहाँ पे जो ओवर स्टे करता है परमिटेड टाइम। एक तो कंडीशन है कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट एंटर हुआ, वो भी जो है वो इलीगल माइग्रेंट होगा। और दूसरा, कोई अपना वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंट्री हुई लेकिन उसकी जो परमिटेड टाइम था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी जो है वो इंडिया में रह रहा है, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इलीगल माइग्रेंट के लिए रखी गई। इसका ये क्यों प्रोविजन लाया गया? यहाँ पे जो मिस यूज़ जो था सिटीजनशिप लॉ का वो ना किया जाए, और इंडिया में जो है अनलॉफुली जो एंट्री थी उसको बंद करने के लिए इस प्रोविजन को लाया गया। उसके बाद क्या किया गया अनदर इसमें 2003 में? तो इसमें इंट्रोडक्शन किया गया यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया, 2003 में अमेंड किया गया, और यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओवरसीज इंडियन कौन से होते हैं? तो इसमें बताया गया कि ये फुल सिटीजन नहीं होंगे इंडिया के, बट स्पेशल स्टेटस इनको दिया जाएगा। किसको? पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन को, जो कि अब्रॉड में रह गए। पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हो गए? पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन के वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या जो है वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के जो सिटीजन हो, ठीक है ना। तो वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, लेकिन खुद वो जो है अब्रॉड में ही पैदा हुए हैं, तो उनको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उनको क्या किया गया? बट स्पेशल स्टेटस फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड, तो उनको जो है यहाँ पे स्पेशल स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया गया। ओसीआई कौन होते हैं? ओसीआई ओवरसीज ओसीआई कौन होते हैं? वो फुल सिटीजन नहीं होते इंडिया के, बट जो क्या है वो उनको स्पेशल क्या है वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं। बेनिफिट्स इनको क्या दिए गए?
ओसीआईज को, तो इनको जो है मल्टीपल एंट्री दी गई, लाइफ लॉन्ग जो है वीज़ा दिया गया इंडिया को विजिट करने का, और इनको जो है यहाँ पे बार बार जो इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उससे जो है इनको जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो एनआरआईज थे उनको जो यहाँ पे इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल जो फील्ड थे, यहाँ पे भी जो उनको भारतीयों के बराबर जो अधिकार दिए जाने लगे, ठीक है ना। इनको कुछ स्पेशल केसेस रखे गए, जैसे एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं वो खरीद सकते, ठीक है ना। ओसीआई जो होल्डर होंगे वो यहाँ पे वोट नहीं कर सकते, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकते, और वो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर लैंड वो परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और जो एजुकेशनल जो राइट्स रहेंगे वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, ठीक है ना। और क्या किया गया, यहाँ पे चेंजेस किए गए सिटीजनशिप बाय बर्थ में भी, जो है 2003 में, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाय बर्थ में क्या चेंजेस किए गए थे उसको भी देख लेते हैं। तो ये भी 2003 का जो अमेंडमेंट लाया गया तो उसी में किए गए थे। तो इसमें जो है यहाँ पर भी सख्त बनाया गया सिटीजनशिप बाय बर्थ रूल को। इसमें जो किसी भी बच्चे का अगर जन्म 3 दिसंबर 2004 से के बाद होता है और इंडिया में वो पैदा होता है, तभी उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, अगर बोथ पेरेंट उसके इंडियन सिटीजन हो गए, और या वन पेरेंट उसका इंडियन सिटीजन होगा और दूसरा पेरेंट जो है उसका इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, तभी जो है उसको बाय बर्थ यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 2-3 बार रिविजन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which amendment merged the person of Indian origin category with overseas citizen of India? अभी हमने देखा इसको, अभी हमने इसको किया, तो कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे लाया गया था? हमने अभी देखा कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दो कैटेगरी थी, ठीक है ना, 2003 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक अमेंडमेंट किया गया, और इन दो, वैसे ये सेम ही रहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज इंडियन, कुछ ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं थे, और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया और इन दोनों को जो है वो यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और एक ही कैटेगरी बना दी गई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? इसके लिए किया गया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2005, ठीक है ना, 2005। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2005 में अमेंडमेंट लाया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया यहाँ पे ओवरसीज सिटीजनशिप प्रोविजन को, और इसमें मर्ज किया गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को विद ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है ना, उनके लिए जो बेनिफिट्स थे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको लाया गया। क्या यहाँ पे किया गया, क्या था इस एक्ट में? तो यहाँ पे मर्जर हुआ PIO का विद OCI। 2005 से पहले अगर हम देखें तो दो सेपरेट स्कीम थी यहाँ पे, इंडिया के बाहर जो लोग रहते थे, डायस्पोरा उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक थी स्कीम पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, कार्ड स्कीम थी, यहाँ पे कार्ड उनके पास रहता था, बेसिकली ना उनको कार्ड दिया जाता था, एक तरह से कार्ड रहता था उनके पास, और इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 1999 में, और उसके बाद ओवरसीज इंडियन जो स्कीम आई थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, ये अभी हमने देखा। तो बोथ जो स्कीम थी ये यहाँ पे सेम ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, पर ये ओवरलैप करती थी, कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता था। तो 2005 में अमेंडमेंट लाया गया और जो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया सिंगल कार्ड से, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर दिया गया जितने भी बेनिफिट्स है यहाँ पे, ताकि डुप्लीकेशन ना हो सके। बेनिफिट्स क्या दिए गए यहाँ पे OCIs के लिए, ये वही अभी हमने किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को आफ्टर 2025 लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया गया यहाँ पे, वीज़ा टू विजिट इंडिया। OCI जो कार्ड होल्डर होंगे वो लाइफ लॉन्ग यहाँ पे इंडिया का वीज़ा उनके पास रहेगा, इंडिया को विजिट कर सकते हैं जब भी उनका मन करे तो। और वही उनको जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस थे वहाँ पे उनको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी बार बार, और दूसरे जो है उनको वही यहाँ पे इंडियंस के बराबर जो है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशन फील्ड्स में जो है वो राइट दिए गए, एक्सेप्ट जो है वो वही एग्रीकल्चर लैंड वो यहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीपल एंट्री इनके पास रही, मल्टीपर्पज़ वीज़ा रहा यहाँ पे, इंडिया को वो विजिट कर सकते हैं। लिमिटेशन इनकी क्या रही, वही रही कि वो OCI फुल सिटीजन वो इंडिया के नहीं रहेंगे, वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, और दूसरा वो यहाँ पे वो लैंड बाय नहीं कर सकते, ज़मीन यहाँ पे नहीं खरीद सकते, ये यहाँ पे जो है इनको लिमिटेशन थोड़ी सी रहेंगी। इसके अलावा इंडिया डज नॉट, और क्या करता है यहाँ पे, इंडिया जो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो OCI क्या कर रहा है यहाँ पे, OCI इज ओनली अ फॉर्म ऑफ ओवरसीज रिकॉग्निशन, नॉट अ नेशनैलिटी। और क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे
डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, तो उनको हम इंडियन ओरिजिन के तो वो है, लेकिन उनको हम भारत की नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप को देता है, ठीक है ना। तो नेशनलिटी तो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन उनको काफ़ी सारे राइट्स उनको जो है वो इंडियन ओरिजिन के होने की वजह से उनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, ठीक है ना। एक तरह से उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बवाल मचा था इसके ऊपर। प्रोवाइड सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम विच कंट्रीज। तो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। तो यहाँ पे जो है ये किसको सिटीजनशिप, यहाँ पे कौन सी जो माइनॉरिटीज थी, कौन सी कंट्रीज की माइनॉरिटीज थी, उत्पीड़ित जिनको बोलते उत्पीड़ित माइनॉरिटीज कौन सी कंट्रीज की थी जिसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2019 में इंडिया में लाया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये अलाउ करता है कुछ माइनॉरिटीज़ थी, कौन सी कंट्रीज़ की, स्पेशल यहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहेंगी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़। मतलब कि ये जो कुछ रिलीजन के लोग थे जो इन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे जो है ये मुस्लिम नेशंस हैं ये। तो कुछ यहाँ पे रिलीजन थे जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में पाए जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान किया जाता था, उत्पीड़ित उनको वहाँ पे किया जाता था। तो इंडिया ने यहाँ पे जो है उनके लिए सिटीजनशिप देने के लिए कुछ जो है वो, क्योंकि ये जो माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे पाए जाते हैं ये रिलीजन के लोग, ये इंडिया में भी पाए जाते हैं, और इंडिया में अच्छी खासी जो है इनकी यहाँ पे जो है वो परसेंटेज रहती है, और इंडिया में इनको फुल राइट्स हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे कोशिश की कि जो इनको यहाँ पे इंडिया में अगर कोई वहाँ पे परेशान है तो वो इंडिया में यहाँ पे अपनी नागरिकता ले सकता है। तो उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया इस अमेंडमेंट में, इसमें अलाउ किया गया हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट को, जैन को, पारसीज को और क्रिश्चियंस को। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, 6 जो रिलीजन थे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो कि इंडिया में एंटर हुए हों, इंडिया में वो एंटर हुए होने चाहिए 31 दिसंबर 2014 से पहले टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं परेशान होकर वहाँ से, और वो यहाँ पे रहने लग गए हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम को यहाँ पे बाहर रखा गया, ठीक है ना, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था, ठीक है। तो क्या बोलता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके प्रोविजन देख लेते हैं। कंट्रीज इसमें कवर की गई, ये एक्ट यहाँ पे कवर करता है इंडियन सिटीजनशिप फॉर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज बिलोंगिंग टू 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज। 3 नेबरिंग कंट्रीज थी हमारी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी जो है उत्पीड़ित यहाँ पे माइनॉरिटीज़ थी, ठीक है ना। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, इनको यहाँ पे अलाउ किया गया। एलिजिबल कम्युनिटीज़ में यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई करता था हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट को, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को फ्रॉम दीज कंट्रीज। और ये जो ग्रुप है यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रूप में। इन 3 जो ये तीनों इस्लामिक जो कंट्रीज थी यहाँ पे ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रूप में उनको वहाँ पे कंसीडर किया जाता था, ठीक है ना। मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया गया था वहाँ पे। कट ऑफ डेट क्या रखी गई, तो कट ऑफ डेट वही रखी गई कि ये जो माइग्रेंट थे यहाँ पे एंटर हुए होने चाहिए इंडिया में ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। और ये जो है वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस जो उत्पीड़न था वो यहाँ पे उन्होंने फेस किया होना चाहिए, या यहाँ पे उनको डर होना चाहिए उनकी जो होम कंट्री थी कि यहाँ पे हमें जो है उत्पीड़ित किया जा सकता है, तो ही जो है यहाँ पे ये इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दी गई रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट में, ठीक है ना। पहले जो है कितना रखा गया था नेचुरलाइजेशन के लिए, अगर हम देखें तो कोई फॉरेनर अगर इंडिया में जो है रेजिडेंसी चाहता है तो उसको 12 साल का यहाँ पे रखा गया है ना, टाइम पीरियड। तो जो लेकिन इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई अंडर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो है इनको यहाँ पे 5 साल इनके लिए रिड्यूस कर दिए गए थे फॉर दिस रिलीजियस ग्रुप। रिक्वायरमेंट का 5 साल कम कर दिया गया था, ताकि जो इनको ईजिली इंडिया की नागरिकता, पहले ही एक तो उत्पीड़ित हैं ये, फिर 12 साल के लिए और इनको यहाँ पे परेशान रहना पड़ेगा, तो 5 साल की इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा मोड, अब यहाँ पे लॉस ऑफ सिटीजनशिप आ गया कि आप अपनी नागरिकता इंडिया में कैसे खो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। तो कौन सा मोड यहाँ पे नहीं है कि आप इंडिया की यहाँ पे नागरिकता खो देंगे, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, और ऑप्शन नंबर डी एक इसमें आ जाता है माइग्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइग्रेशन, ठीक है ना। तो जो
हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें यहाँ पे 3 मोड जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के, कि आप अपनी नागरिकता कैसे इंडिया में खो देंगे। तो इसका एक फर्स्ट जो है इसमें आ जाता है रिनंसिएशन, मतलब कि आप वॉलंटरी डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, उसको रिनंसिएशन बोलते हैं। सेकंड आ जाता है टर्मिनेशन, मतलब ऑटोमेटिक लूज, इफ अगर कोई पर्सन जो है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी इंडिया की नागरिकता जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, ये आ जाता है इसमें। और 3 आ जाता है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन में मतलब कंपल्सरी टर्मिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर कुछ आपने कुछ ऐसे हरकत कर दी, देश के खिलाफ कुछ कर दिया, तो हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपकी जो है वो नागरिकता को ख़त्म कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप भारत की नागरिकता को लूज़ कर सकते हैं 3 तरीकों से, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। माइग्रेशन जो है एक लीगल मोड नहीं है लूजिंग सिटीजनशिप। अगर कोई इंडिया से बाहर चला जाता है, माइग्रेट होके चला जाता है, तो वो अपनी नागरिकता तो नहीं खोएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी acquire citizenship of another country, their Indian citizenship end by। हाँ, तो अगर कोई इंडियन जो है वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है दूसरे देश की नागरिकता को, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप का क्या होगा, कैसे एंड होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा टर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है कि अगर कोई सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है दूसरी कंट्री की नागरिकता को, तो उसकी इंडियन जो सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है डुअल सिटीजनशिप को, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करता है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ लूज ऑफ सिटीजनशिप रिक्वायर्स अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा मोड है यहाँ पे नागरिकता को खोने का, जिसमें कि जो इंडिविजुअल होगा उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कौन सा मोड आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिनंसिएशन, ठीक है ना। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाले हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कोई भी इंडियन सिटीजन है, फुल एज है उसकी, और वो अपनी फुल कैपेसिटी में, और वो डिक्लेयर करता है कि मैं इंडिया की नागरिकता जो है वो छोड़ रहा हूँ, तो उसको तो वो अगर वो त्याग करना चाहता है, डिक्लेयर करना चाहता है, तो उसको रिनंसिएशन माना जाएगा, ठीक है ना, कि उसने जो है रिनंसिएशन के थ्रू जो है अपनी नागरिकता को त्याग दिया है। और इसको लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो पर्सन जो है उसकी नागरिकता जो है उसके बाद रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो ये डिक्लेरेशन होगी ना, ये इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि आप जो है वॉर टाइम में, इंडिया वॉर में है, तो आप उस टाइम जो है इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, वॉर टाइम में जो है आपकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी मोड ऑफ लूज ऑफ सिटीजनशिप डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी मोड ऑफ लूज ऑफ सिटीजनशिप, अगर जो है वो कौन सा कंपल्सरी मोड है नागरिकता को लूज करने का, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डिसाइड कर लेती, तो क्या हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिप्राइवेशन, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर करेगी, आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करिए, देखो रिनंसिएशन में हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा है, रिनंसिएशन में इंडिविजुअल खुद डिक्लेयर कर रहा है कि उसको इंडिया की नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है, और वो वहाँ पे रजिस्टर करवाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके। और जो टर्मिनेशन होगी, टर्मिनेशन में ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, अगर हम किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे जो है वो नागरिकता रद्द हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर हमारे पास दूसरी कंट्री के हम नागरिक बनते हैं। तीसरा बच जाता है डिप्राइवेशन, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगी, कुछ ऐसे कंडीशंस रहेगी जिसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हमारी नागरिकता को बोलेगी कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो, ठीक है ना। तो ये कौन सा आ जाता है, डिप्राइवेशन आ जाता है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, यहाँ पे किसी पर्सन को जो है उसकी नागरिकता जो है वो रद्द कर देती है, एक तरह से रद्द कर देती है, निष्कासित कर देती है, उसको डिप्राइव कर देती है, ठीक है ना। तो क्या रीज़न रहे होंगे, अगर तो उसने अपनी नागरिकता बाय फ्रॉड ली हो, किसके लिए ये अप्लाई होती है उन सिटीजन के लिए जिसने बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इंडिया की जो है वो नागरिकता ली है, ठीक है ना। बाय बर्थ के लिए ये नहीं है, जिन्होंने बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन ली है उनके लिए यहाँ पे लागू होता है डिप्राइवेशन, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर तो उसने फ्रॉड करके यहाँ पे इंडिया की नागरिकता ली है, तो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है, और पर्सन जो है इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति जो है वो डिसलॉयल्टी शो करता है, ठीक है ना। एक तो पहले ही उसने
रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो नागरिक बना है, दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो अपमान कर रहा है, तो भी जो हमारी गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। और दूसरा, पर्सन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर टाइम में इंडिया है और जो पर्सन है वो जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ या तो ट्रेड कर रहा है अनलॉफुली या कम्युनिकेट कर रहा है कंट्री के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर रहा है, तो भी उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, द पर्सन हैज़ बिन इन प्रिजन इन इंडिया फॉर 2 ईयर्स विद इन द 5 ईयर, 5 साल उसको यहाँ पे नागरिकता लिए हुए हैं बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, और उन 5 सालों में से वो 2 साल वो जेल में है, तो भी जो उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ मीन्स हो गए बाय डिप्राइवेशन। और अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक प्यूनिटिव मेजर है, ठीक है ना, जो कि अप्लाई करता है किसके लिए, एक दंडनात्मक तरीका इसको बोलेंगे, एक दंडनात्मक तरीका है उन नागरिकों के लिए जो बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इंडिया की नागरिकता को लेते, तो उनको एक दंडनात्मक तरीके से उनकी नागरिकता को जो है वो यहाँ पे रद्द कर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग, तो अभी हमने देखा कि कोई बंदा जो है इंडिया की नागरिकता जो है त्यागना चाहता है या छोड़ना चाहता है, तो वो वार टाइम में जो है यहाँ पे नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, अगर इंडिया जो किसी वॉर में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकती है टू रजिस्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्रिवेंट करता है मिस यूज़ ऑफ रिनंसिएशन टू एस्केप नेशनल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द वॉर टाइम। वॉर टाइम में जो है हमारे नागरिकों की भी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, तो कोई भी इंसान जो है उससे भागने के लिए, उससे बचने के लिए यहाँ पे अनाउंस कर रहा है कि मैं जो है वो इंडिया का नागरिक नहीं, उसको पता है कि यहाँ पे वॉर चला है, यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है, तो जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको उस टाइम रिफ्यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, अब यहाँ पे सिटीजनशिप के ऊपर आ गया क्वेश्चन, तो इंडिया कौन सा यहाँ पे फॉलो करता है प्रिंसिपल सिटीजनशिप का, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है ओनली सिंगल सिटीजनशिप दैट इज ऑफ द यूनियन, जो कि यूनियन की रहती है सिटीजनशिप, और यहाँ पे सिटीजन जो है नॉट रजिस्टर्ड सेपरेटली एज सिटीजन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, कोई भी नागरिक है अपनी स्टेट का अलग से इसकी कोई सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा किया गया है, ताकि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को और इक्वलिटी को सभी स्टेट्स में जो है वो इंश्योर किया जा सके, कोई भी रीजनल लेवल पे जो है अपना अलग अलग से जो है संगठन ना बनाने लग जाए, इसलिए जो है वो एक सिंगल सिटीजनशिप इंडिया की रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोवाइड्स डुअल सिटीजनशिप फेडरल प्लस स्टेट, तो कौन सी कंट्री है ये, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। तो यूएसए में यहाँ पे अलग से यूएसए के सिटीजनशिप और जो जिस स्टेट के आप हो वहाँ की अलग अलग से दोहरी वहाँ पे नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट सिंगल सिटीजनशिप, तो क्यों इंडिया के जो हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन्होंने क्यों यहाँ पे अडॉप्ट किया सिंगल सिटीजनशिप को, टू अवॉइड रिजियोनलिज्म, ठीक है ना, ताकि जो है रीजन में इंडिया डिवाइड ना हो जाए, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पे फियर था कि जो डुअल सिटीजनशिप रहेगी यहाँ पे एनकरेज करेगी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को, लोग अपने अपने बारे में अपने अपने रीजन के बारे में जो है सोचने लगेंगे, इसलिए इसको खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि जो यूनिटी को और इक्वलिटी को सारी स्टेट्स में जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप मैटर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी हमने देख लिया आर्टिकल, ठीक है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसके थ्रू इंडिया ने यहाँ पे जो है वो नागरिकता प्रोवाइड की। अब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेट करे सिटीजनशिप मैटर्स को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 11, ठीक है, आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 क्या करता है यहाँ पे पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए रिगार्डिंग एक्विजिशन और टर्मिनेशन, ठीक है, टाइम टाइम पे अगर यहाँ पे लग रहा है आपने सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी, तो अब किसको जो है टाइम टू टाइम आपने क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं, ताकि अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है वो कंडीशंस के हिसाब से जो है चेंजेस लाए जा सके, तो वो सारे जितने भी काम है हमारे पार्लियामेंट आर्टिकल 11 का यूज़ करके करती है। इसी का यूज़ करके हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, इसी के बेसिस पर जो है वो अमेंडमेंट किए गए थे 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, ये आर्टिकल क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट सिटीजनशिप मैटर्स, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आर्टिकल 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एन इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। जो इंडियन सिटीजन है वो बोथ यूनियन का भी और स्टेट का भी नागरिक है, क्या ये सही है। एन इंडियन इज ओनली अ सिटीजन ऑफ द यूनियन, और जो इंडियन है वो सिर्फ यूनियन का नागरिक है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, एन इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट बट नॉट द यूनियन, और जो इंडियन है वो सिर्फ अपनी स्टेट का सिटीजन है, यूनियन का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, एन इंडियन कैन चूज यूनियन और स्टेट सिटीजनशिप। एक इंडियन जो है, भारतीय जो है वो चूज कर सकता है कि उसको यूनियन के सिटीजन है वो या स्टेट का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन इंडियन इज ओनली अ सिटीजन ऑफ द यूनियन। भारतीय जो है सिर्फ यूनियन का नागरिक है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो इंडिया यहाँ पे एंजॉय करता है इक्वल राइट्स अक्रॉस द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द रेजिडेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने सारे आर्टिकल देख लिए, हमने आर्टिकल 5 देख लिया, आर्टिकल 6 देख लिया, आर्टिकल 7 देख लिया, 8 देख लिया, 9 भी देख लिया, और ये आ गया अब यहाँ पे आर्टिकल 10, ठीक है ना। तो आर्टिकल 10 क्या करता है, 11 भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे आर्टिकल 10 क्या करता है, आर्टिकल 10 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, तो ये तो नहीं है एट द कमेंसमेंट। टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ये भी नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस ओवरसीज सिटीजनशिप, तो ये भी नहीं दिया गया है आर्टिकल 10 में। तो क्या दिया गया, कॉन्टिन्यूअस ऑफ द सिटीजनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आर्टिकल 10 क्या करता है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली, अब उसको कंटिन्यू रखना है, तो उसको कौन यहाँ पे डील करता है उससे, तो उससे डील करता है हमारा आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। तो आर्टिकल 10 यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एवरी पर्सन हु इज और इज डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to 9, अंडर 5 to 9 यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप लोगों ने ली है, इंडिविजुअल्स ने, तो उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन, जो भी प्रोविजन पार्लियामेंट बनाएगा उसके तहत जो उसको कंटिन्यू रखना है एज अ सिटीजन, तो उसको स्टेबिलिटी कौन सा प्रोवाइड करता है, सिटीजनशिप की जो स्टेबिलिटी रहेगी वो इंश्योर करता है हमारा आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। Next question, which article of the Indian Constitution are directly linked to Article 10? Which articles of the Indian Constitution are directly linked to the Article 10? तो कौन से आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली लिंक है हमारे आर्टिकल 10 से, कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 to 9, ठीक है ना। तो 5 to 9 क्या करते हैं यहाँ पे, डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कवर किया जाता है डोमिसाइल, माइग्रेशन, रेजिडेंस, सबको कवर इन्होंने कर लिया। और जो आर्टिकल 10 है वो यहाँ पे जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है, गारंटी करता है दोज रिकॉग्नाइज अंडर द प्रोविजन, जैसा कि हमारे पार्लियामेंट बनाती है। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एज अ सिटीजन अनलेस पार्लियामेंट लेजिस्लेट अदरवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे कॉन्टिन्यूस जो है वो प्रोवाइड करता है एज अ सिटीजन, अनलेस पार्लियामेंट कोई चेंजेस ना करे, तो जो भी आपके राइट्स रहेंगे उनको यहाँ पे जो आर्टिकल 10 जो है कॉन्टिन्यूसली उनको जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनको प्रोवाइड करता है, आपको आर्टिकल नंबर 10 गारंटी प्रोवाइड करता है जितने भी आपके एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया राइट्स रहेंगे। आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स दैट सिटीजनशिप कंटिन्यूज अंटिल, तो आर्टिकल 10 यहाँ पे इसमें भी कंडीशन रखी गई, तो क्या बताता है ये कि सिटीजनशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी अंटिल, ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट मेक्स कॉन्ट्ररी प्रोविजन, ठीक है ना। पार्लियामेंट कोई कॉन्ट्ररी अगर कोई प्रोविजन नहीं बनाती है तो आपकी जो है सिटीजनशिप यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ये आर्टिकल 10 हमारे को बताता है। आर्टिकल 10 मेक्स सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, और यहाँ पे जो है ये क्या करता है, दिस रिलेट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि गवर्न करता है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिकल 10, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जो यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 10 का रोल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप ऑलरेडी एक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारी जो हमने सिटीजनशिप ले ली उसकी कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है आर्टिकल 10, ठीक है। आर्टिकल 10 डज नॉट ग्रांट न्यू सिटीजनशिप, कोई नई सिटीजनशिप ये नहीं देता है, बट ये एंश्योर करता है कि जो इंडिया के नागरिक बन गए हैं अंडर आर्टिकल 5 to 9 उनको जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे जो अपना वो स्टेटस इंजॉय करे भारत की नागरिकता का, अनटिल अनलेस इस पार्लियामेंट इसमें कोई नए प्रोविजन नहीं लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्टिकल 10 इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो आर्टिकल 10 को और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो स्टेबलाइजिंग, ऑप्शन बी दैट इज स्टेबलाइजिंग प्रोविजन, ठीक है, स्टेबलाइजिंग प्रोविजन भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेबलाइजिंग क्लॉज, इसको स्टेबलाइजिंग क्लॉज यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि ये गारंटी करता है कॉन्टिन्यूटी एंड सर्टेनिटी इन सिटीजनशिप स्टेटस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और जो है ये कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है जब इंडिया का जो ट्रांजिशन हुआ था, इंडिया जो है रिपब्लिक जब बना था, ठीक है ना। तो इसको जो है स्टेबलाइजिंग क्लॉज जो है इसको कहा जाता है, स्टेबलाइजिंग प्रोविजन, ठीक है। तो हमने सारे ऑलमोस्ट आर्टिकल इसमें कवर कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम आर्टिकल्स का फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इन आर्टिकल्स को। आर्टिकल 5 क्या करता है, तो आर्टिकल 5 यहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो हमें आर्टिकल 5 के थ्रू जो है यहाँ के भारत की नागरिकता प्राप्त हुई, डोमिसाइल के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, पेरेंटेज के बेसिस पे और रेजिडेंस के बेसिस पे, ठीक है ना। आर्टिकल 6 क्या करता है यहाँ पे, राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आ रहे थे तो उनको सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी, तो उनको किसके थ्रू वो प्रोवाइड की गई, आर्टिकल 6 के थ्रू। अभी हमने डिस्कस किया, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया क्या क्या यहाँ पे रखे गए पॉइंट्स, जो भी की कंडीशन रखी गई थी। उसके बाद आर्टिकल 7 आ जाता है, ये हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये उनके लिए था, ये राइट ऑफ द सिटीजन फॉर पर्सन माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है ना। तो ये उनके लिए था इजी, क्योंकि ये सेम ही थे इसमें प्रोविजन, अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको वही रजिस्ट्रेशन करनी पड़ रही थी, ठीक है ना। तो जो आर्टिकल जो 7 था ये उनके लिए था जो सिटीजन किसको राइट प्रोवाइड करता था, राइट ऑफ द सिटीजन फॉर पर्सन माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान वो माइग्रेट कर गए थे लेकिन वो बाद में रिटर्न होकर आ गए थे इंडिया, बट लेटर रिटर्निंग टू इंडिया, तो उनको हमने कंसीडर कर लिया था वही 1948 वाला जो हमारा पार्ट था, ठीक है ना, 1948 वाला। उसके बाद वो आ गए थे, ठीक है ना। और आर्टिकल 8 क्या है यहाँ पे, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग, तो उन्हीं के लिए जो राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पर्सन, जो पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन के हैं और वो बाहर आउटसाइड इंडिया रह रहे उनको आर्टिकल 8 के थ्रू यहाँ पे सिटीजन नागरिकता वो प्राप्त कर सकते हैं। और आर्टिकल 9 यहाँ पे क्या करता है, नो डुअल सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो आप भारत जो है यहाँ पे मना करता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे दोहरी नागरिकता आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि टर्मिनेट हो जाएगी और जो है वो जो भी किया जाएगा जो है रिनंसिएशन के थ्रू, इफ़ अ पर्सन वॉलेटरी एक्वायर करता है तो दूसरा जो है किसी कंट्री की नागरिकता, तो जो है इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 9 के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या करता है, अभी हमने डिटेल में देखा है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 क्या करता है यहाँ पे, आर्टिकल 11 यहाँ पे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को रेगुलेट करे सिटीजनशिप को बाय लॉज, ठीक है ना। बेसिस फॉर द सिटीजनशिप एक्ट जो लाया गया था 1955 का, उसका बेस रहा हमारा आर्टिकल 11, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सिटीजनशिप वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी को कवर कर लिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेते हैं और आप उसके बाद बुक को पढ़ते हैं तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये कन्फ्यूजन दूर होंगे कि किस में क्या गया है। बाय डिसेंट, बाय बर्थ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अमेंडमेंट कौन सी किसके रिगार्डिंग लाई गई है, बस थोड़ा सा ये पॉइंट्स है। अगर ये आपको एक बार याद हो गए तो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप 1 डे एग्ज़ाम कर रहे हैं या आप जो है वो जो 2 डेज़ एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें रिटर्न रहता है, मेंस रहता है, आप उन सभी में यही चीज़ें पूछी जाती है। इन्हीं को थोड़ा घुमाया फिराया जाता है। तो इसको पूरे डिटेल तरीके में इसीलिए डिस्कस किया गया है कि आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे इस लेक्चर को सुनने से ज़रूर हेल्प मिलेगी। पूरे चैप्टर को हमने इसमें डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहा, कोई पॉइंट में मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।